चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो देखने के बाद में पशु परिसर वालों को कोई सा भी यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रख लेना, आपके सारे कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर कर दूंगा। सारा डर का माहौल खत्म हो जाएगा कि किसका सिलेक्शन होने वाला है, किसका नहीं होने वाला है, कौन सेफ स्कोर में रहेगा, कौन सा सेफ स्कोर में नहीं रहेगा, कौन कट ऑफ में रहेगा, कौन कट ऑफ में नहीं रहेगा, किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके घटेंगे। सारे कंफ्यूजन आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर कर दूंगा, जिससे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत अपन 5 पॉइंटों की बात करने वाले हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा कि नॉर्मलाइजेशन से कितने नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। यानी कि जो आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, किस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है और इसमें आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं और कितने नंबर घटेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। इसके बाद में अपन दूसरी बात करेंगे, कौन सी शिफ्ट को होगा फायदा और नुकसान। यानी कि जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद में कौन सी शिफ्ट को तो फायदा होगा, कौन सी शिफ्ट के तो नंबर बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्ट के नंबर घटने वाले हैं, किसको नुकसान होने वाला है। ये सारा कुछ इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। और इसके बाद में अपन जो तीसरी बात करेंगे वो बात करेंगे अपन दो गुना कट ऑफ के बारे में। आप सबको पता है कि जब नॉर्मलाइजेशन सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद में आपकी दो गुना कट ऑफ निकाली जाती है। जैसे कि 6000 पद है तो इसमें से क्या होगा कि 12000 पदों के मतलब 12000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसको बोला जाता है दो गुना कट ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले दो गुना कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट निकलती है। ठीक है, तो आपकी दो गुना कट ऑफ क्या रहेगी, यानी कि किस किस का नंबर दो गुना कट ऑफ में आने वाला है। और इसके बाद में अपन अगले पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में इसका फाइनल रिजल्ट क्या रहने वाला है, कितने नंबर पर आपका नौकरी है वो पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और सबसे लास्ट में जो बात होगी वो होगी कितने नंबर पर नौकरी पक्की, यानी कि अगर आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, जिससे ये पता चल जाए कि आखिरकार आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई साहब, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन से कितने नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अपने को ये समझना होगा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। देखो, काफ़ी बच्चे तो ये सोचकर परेशान रहते हैं कि हमारे पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट वालों को तो पेपर पता ही नहीं था और बाद की शिफ्टों वालों को पेपर पता था, उनके काफ़ी इजी पर्सन भी आए थे, उनके रिपीट पर्सन भी हो गए थे, तो उनके नंबर तो घटने चाहिए और हमारे नंबर बढ़ने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सबको पता है कि आलोक राज्य के द्वारा आपको एक ट्वीट करके या फिर एक वीडियो के माध्यम से समझाया गया था कि हमारे जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो एक फॉर्मूले के माध्यम से होती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो एक फॉर्मूले के माध्यम से होता है, ऐसी बातों से नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला होता है और किस प्रक्रिया से होता है वो सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि आपके कितने नंबर आपके जो नॉर्मलाइजेशन है उससे बढ़ेंगे और घटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उस फॉर्मूले की। देखो, उस फॉर्मूले में क्या होता है कि जैसे पशु परिचय एग्जाम है वो 6 शिफ्टों के अंतर्गत कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा जो ये डाटा दे रखा है, इसमें 6 शिफ्टों का डाटा दे रखा है कि कितने बच्चे तो टोटल इसमें बैठे थे, मतलब कितने ने फॉर्म भरा था, इसमें से कितने इसमें प्रेजेंट थे और कितने इसमें एब्सेंट थे। देखो, इस डाटा में से केवल और केवल अपने को एक डाटा काम का है, कौन सा वाला, प्रेजेंट वाला, यानी कि कितने बच्चे इस पशु परिचय की एग्जाम में बैठे थे और कौन सी शिफ्ट में कितने बैठे थे। ठीक है, 6 शिफ्टों का डाटा दे रखा है और ये अपने आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है, अपनी तरफ से बनाया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले देखो, आपको बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। अब देखो भाई साहब, मैं समझाऊं उसको ध्यान से समझते जाना, धीरे धीरे समझते जाना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि आपकी उपस्थिति देखी जाती है, यानी कि हर शिफ्ट में कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि पहली शिफ्ट की बात करूं तो इसमें 1,90,747 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, दूसरी शिफ्ट की बात करूं तो इसमें 1,89,000 बैठे हैं। ऐसे लगभग अपने को सारे शिफ्टों के डाटा दे रखा है। ठीक है, 6 शिफ्टों में कितने स्टूडेंट बैठे हैं उसका डाटा अपने पास आ गया। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन, भाई इसमें कैसे डिसाइड होगा कि नॉर्मलाइजेशन में किसके तो नंबर बढ़ेंगे और किसके घटेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं, जैसे मान लो कि पहली शिफ्ट की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, पहली शिफ्ट की बात करूं। अब मान लो पहली शिफ्ट है, उसमें देखो कितने स्टूडेंट बैठे हैं, 1,90,747 स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, तो 1,90,747 स्टूडेंट बैठे हैं। मान लो कि पहली शिफ्ट में सभी बच्चों के 100 नंबर बैठ रहे हैं। ठीक है, एवरेज अगर अपन बात मान के चले, भाई किसी के 100 बैठ रहे होंगे, किसी को 110 बैठ रहे होंगे, किसी के 90 भी बैठ रहे होंगे, किसी के 70 भी बैठ रहे होंगे, किसी के 120 भी बैठ रहे होंगे, किसी के 130 भी बैठ रहे होंगे। ठीक है, तो ये पहली शिफ्ट की बात हो गई। अब क्या होगा कि इन सभी स्टूडेंटों के नंबर जोड़े जाएंगे, सभी स्टूडेंट्स के क्या जोड़े जाएंगे, नंबरों को जोड़ा जाएगा। अब मान लो कि इन सभी स्टूडेंट्स के जितने भी नंबर आएंगे पहली शिफ्ट के अंतर्गत, सारे टोटल मार्क्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, टोटल मार्क्स आ जाएंगे अपने पास
भाई पहली स्टूडेंट्स में जो पहली शिफ्ट है उसमें सभी स्टूडेंट्स के कितने नंबर मार्क्स बैठे टोटल मिला करके सारे मार्क्स आ गए। अब उसमें क्या होगा कि उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठे थे उसका भाग लग जाएगा, यानी कि 1,90,747 का अपन जब भाग लगाएंगे तो अपने पास एवरेज मार्क्स आ जाएगा, यानी कि पहली शिफ्ट में स्टूडेंट्स के कितने एवरेज बैठ रहे हैं। ठीक है, पहली शिफ्ट में हर स्टूडेंट्स के मिनिमम कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, यानी कि एवरेज कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, वो अपने को ये डाटा आ जाएगा। कैसे निकाला मैंने, भाई पहली शिफ्ट में सभी बच्चों के कितने मार्क्स बैठ रहे हैं उन सबको जोड़ दो और उसमें उनकी संख्या का भाग लगा दो, यानी कि 1,90,747 का भाग लगा दो, आपके पास उनका एवरेज मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन सभी शिफ्टों के दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी सभी शिफ्टों के अपन एवरेज मार्क्स निकाल लेंगे कि इसमें कोई भी अगर स्टूडेंट बैठता है तो उसके एवरेज मार्क्स कितने बैठ रहे हैं। अब देखो आपको एक एग्जांपल के तौर की समझाता हूं मैं। देखो सबसे पहले अपन 6 शिफ्टों की बात करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पाँच 6 शिफ्टों में अपना पेपर हुआ। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इनके एवरेज मार्क्स की, यानी कि मान लो कि कोई ए स्टूडेंट था। ठीक है, ए स्टूडेंट था, वो पहली शिफ्ट में बैठता है और इसके एवरेज मार्क्स, यानी कि आपके जो पहली शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट बैठे थे उनके एवरेज मार्क्स मान लो कि जैसे 100 नंबर बैठ रहे हैं। ठीक है, सभी के 100 मार्क्स बैठ रहे हैं एवरेज। ठीक है, उसी प्रकार अपन दूसरी शिफ्ट की बात करें तो दूसरी शिफ्ट वालों के मान लो 105 बैठ रहे हैं। ठीक है भाई साहब, इसके बाद में बात कर लेते हैं, मान लो तीसरी शिफ्ट वालों के कितने बैठ गए, 115 बैठ गए। ठीक है भाई साहब, चौथी शिफ्ट वालों के 110 ही बैठे, पांचवी शिफ्ट वालों के मान लो 120 बैठ गए और छठी शिफ्ट वालों के मान लो 125 के आसपास बैठ गए। ठीक है, ये मेरे केवल डाटा बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा कि उनके ज़्यादा आ रहे हैं या किसी के कम आ रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं एवरेज डाटा ले रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अब मान लो कि पहली स्टूडेंट जो पहली शिफ्ट है उसमें सभी बच्चों के 100 मार्क्स बैठ रहे हैं एवरेज, दूसरी शिफ्ट वालों के 105 बैठ रहे हैं, तीसरी शिफ्ट वालों के 115 बैठ रहे हैं और चौथी शिफ्ट वालों के 110, पांचवी शिफ्ट वालों के 120 और छठी वालों के 125। अब क्या होता है, देखो कौन सी शिफ्ट के तो नंबर बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्ट के घटेंगे और कितने नंबर बढ़ेंगे और कितने नंबर घटेंगे, ये डिसाइड होता है इन सभी की सभी 6 शिफ्टों के एवरेज मार्क्स से। ठीक है, अब बोर्ड क्या करेगा, जैसे इन सबके एवरेज मार्क्स तो आ गए, अब बोर्ड क्या करेगा, इन सभी शिफ्टों के एवरेज मार्क्स निकालेगा, सभी शिफ्टों में, 6 की 6 शिफ्टों में। ठीक है, कैसे निकालेगा, इस 100 को भी जोड़ेगा, 105 को जोड़ेगा, सबको जोड़ लेगा, 6 की 6 शिफ्टों में एवरेज जितने भी मार्क्स बैठ रहे हैं उन सबको जोड़ लेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अपन इन सबको जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ने के बाद में अपने पास एन आ जाता है। मान लो कि सबको जोड़ लो, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो ये हो गए 645, हो गए 650, हो गए और ये हो गए 670, 680, 85। मान लो कि एक बार मैंने सही से जोड़ लिया, नहीं जोड़ा मेरे को पता नहीं है, 680 जोड़ लिया मैंने। ठीक है, जैसे मान लो कि इनके सबके मिलाकर के कितने मार्क्स हो गए एवरेज, 680 मार्क्स हो गए। अब इसमें क्या होगा कि सभी 6 शिफ्टों का मार्क्स आया तो 6 का भाग लगा देंगे, इससे कि क्या हो जाएगा कि 6 की 6 शिफ्टों का एवरेज आ जाएगा, यानी कि 6 की 6 शिफ्टों में अगर कोई एक ही स्टूडेंट बैठेगा तो उसके कितने मार्क्स बैठेंगे। ठीक है, अब मान लो कि इस सब का एवरेज निकालने के बाद में, 6 की 6 शिफ्टों का एवरेज निकालने के बाद में, अगर जैसे कि इसका 115 आ गया एवरेज, ठीक है, 115 एवरेज आ गया, अब इस डाटा से डिसाइड होगा कि कौन सी शिफ्ट के तो कितने नंबर बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्ट के घटेंगे और कौन सी शिफ्ट के कोई सा भी परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि 115 इनका सबका एवरेज आ गया। अब अपन पहली शिफ्ट की बात करते हैं। देखो पहली शिफ्ट में सभी बच्चों के कितने मार्क्स बैठ रहे थे, 100 मार्क्स बैठ रहे थे, जबकि अगर कोई बच्चा 6 की 6 शिफ्ट में बैठता तो उसके कितने बैठते, 115 बैठते। इसका मतलब कि यहाँ पर इस पहली शिफ्ट वालों के 15 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद में। उसके बाद में दूसरी शिफ्ट वालों की बात करें अपन तो दूसरी नंबर शिफ्ट वालों के 200 कितने नंबर बढ़ जाएंगे, 10 नंबर बढ़ जाएंगे। कितने नंबर बढ़ जाएंगे, 10 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो भाई साहब कितने नंबर बढ़ जाएंगे, 10 नंबर बढ़ जाएंगे। तीसरी शिफ्ट वालों की बात करें तो इनके 115 मार्क्स थे और एवरेज सभी जो 6 शिफ्टों की बात करें तो 115 थे, तो इसका मतलब कि तीसरी शिफ्ट वालों के कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और अब हम चौथी शिफ्ट वालों की देखें तो इनके 110 मार्क्स है और यहाँ पे कितने बैठ रहे हैं, 115 बैठ रहे हैं, तो इनके कितने बढ़ जाएंगे, 105 5 नंबर बढ़ जाएंगे। इसके बाद में तीसरी शिफ्ट वालों पांचवी शिफ्ट वालों की बात करें तो इनके 120 मार्क्स बैठ रहे थे, जबकि एवरेज में 115 ही आ रहा था। इसका मतलब कि इनके 5 नंबर घट जाएंगे और छठी शिफ्ट वालों की कितने नंबर घट जाएंगे, 10 नंबर घट जाएंगे। तो मैंने तो देखो ये डाटा मैंने एक बार ऐसे समझाने के लिए लिया है, ऐसा नहीं है कि पहली शिफ्ट वालों की 15-15 नंबर बढ़ेंगे और छठी शिफ्ट वालों के घटेंगे या तीसरी शिफ्ट वालों की कुछ नहीं परिवर्तन नहीं होगा। ये मैंने केवल एक डाटा लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको समझाना चाहता हूं मैं, क्या समझाना चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। अपन सोचते हैं कि पहली शिफ्ट वालों के तो पेपर ही पता नहीं था और छठी शिफ्ट वालों को तो पेपर भी पता था और इनके तो प्रश्न भी रिपीट हो रहे थे, इनका पेपर भी इजी था, तो इनके तो नॉर्मलाइजेशन में घटने चाहिए और हमारे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन का डाटा निकल कर आता है। अब जैसे कि मान लो कि मैंने आपको समझा दिया, एक बार मोटा मोटा खोखा बता देता हूं। जैसे पहली शिफ्ट वालों के, दूसरी शिफ्ट वालों के, तीसरी शिफ्ट वालों के, ऐसे पूरी मिलाकर के 6 शिफ्टों वालों के औसत निकाल लिया जाएगा। फिर उसमें
उसमें से सभी 6 की 6 शिफ्टों के जितने भी औसत आए हैं उन सबको जोड़ करके उसमें 6 का भाग लगा देंगे, जिससे कि पूरी 6 शिफ्टों का औसत आ जाएगा अपने पास। कितना आ गया, जैसे x आ गया, ठीक है। फिर इससे डिफरेंस देख लिया जाएगा भाई, इससे जो जितना भी डिफरेंस आ रहा है उतने नंबर आपके घट जाएंगे और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो बोर्ड के द्वारा ये डाटा तो अपने को दे दिया गया है कि कितने कितने स्टूडेंट बैठे हैं, जिससे कि अपने को ये तो पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब बोर्ड क्या करेगा कि इसका रिजल्ट निकालेगा, रिजल्ट निकालने के बाद उनके सबके मार्क्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से अपन ये नहीं बता सकते कि कौन सी शिफ्ट वालों के तो कितने फिक्स नंबर बैठने वाले हैं, ठीक है, कितने फिक्स नंबर बढ़ने वाले हैं और कितने फिक्स नंबर घटने वाले हैं, ठीक है, ये तो अपन नहीं बता सकते। लेकिन आपको ये परेशान नहीं होना पड़ेगा कि कौन सी शिफ्ट वालों के तो हमारी तो पेपर इजी आया था, हमारे क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, हमारे तो घटेंगे, और उनके कठिन आया था उनके बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से ही, सारे सूत्र के माध्यम से आपका पूरा डाटा निकाला जाएगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट तो समझ में आ गया। पहला पॉइंट तो ये आ गया कि नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर बढ़ेंगे और कितने घटेंगे, तो ये सारा किस पर डिपेंड करेगा, आपके एवरेज मार्क्स पर डिपेंड करेगा, जो कि बोर्ड के द्वारा निकाला जाएगा, और कोई भी नहीं बता सकता एग्जैक्ट डाटा, तो ठीक है। लेकिन आगे जाकर के मैं आपको कट ऑफ में बता दूंगा कि कितना क्या आइडिया के अनुसार जितनी भी एग्जाम करवाया आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा, उसमें नॉर्मलाइजेशन में कितना क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी अपन आगे जाके देखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात करें कि कौन सी शिफ्ट को फायदा होगा और कौन सी नुकसान होगा, ये भी डिपेंड करेगा किस पर, एवरेज मार्क्स पर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार फिर तो छठी शिफ्ट वालों की तो भाई साहब 15-15 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे और उनको तो पेपर भी समझ में आ गया था। तो एक बात तो सोचो मेरी, जैसे पहली स्टूडेंट का कोई पहली शिफ्ट का कोई स्टूडेंट था, उसके मान लो कि इस वजह से 15 नंबर कम आए और छठी शिफ्ट वालों के मान लो 15 नंबर बढ़ गए इसकी तुलना में, ठीक है भाई, उनको पेपर भी समझ में आ गया था और उनके क्वेश्चन भी रिपीट हो गए थे। लेकिन एक बात तो सोचो, अगर छठी शिफ्ट वालों के ऐसे 15 नंबर बढ़ जाएंगे तो इनका एवरेज भी तो ज़्यादा आ जाएगा। जैसे मान लो कि इनका एवरेज 120 आ गया और पहली शिफ्ट वालों की तो मान लो एवरेज 100 ही रह गया, ठीक है। तो इससे भी नॉर्मलाइजेशन में सीधा सीधा नंबर घट जाएगा, ठीक है। तो इससे अपने को किसी के साथ विश्वासघात नहीं होता है। ये जो फॉर्मूला है ये पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है और ये वैज्ञानिक दृष्टि से एकदम सटीक है, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात करें अपन किसकी, दोगुना कट ऑफ की, और किसकी बात करेंगे, फाइनल कट ऑफ की, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी दोगुना कट ऑफ की, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी दोगुना कट ऑफ की। इसका मतलब यह हुआ कि आपके सबसे पहले 12,000 स्टूडेंट निकाले जाएंगे, किसमें से, 10 लाख स्टूडेंट में से 12,000 ऊपर ऊपर के स्टूडेंट्स निकाले जाएंगे, जिससे कि आपकी कट ऑफ निर्धारित हो जाएगी। जैसे कि मान लो कि मैं एक बार मोटा मोटा बता दूं भाई, 110 से ऊपर वालों को सभी को ले लिया, ऐसे मान लो, तो ये हो जाती है इसकी दोगुना कट ऑफ, ठीक है। तो 12,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन करने के लिए आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ नॉन टीएसपी की, किसकी बता रहा हूँ, नॉन टीएसपी की बता रहा हूँ, नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ बता रहा हूँ, किसकी बता रहा हूँ, दो गुना कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, दो गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ। अब अगर अपन मोटा मोटा देखें कि आपकी जो कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत नॉन टीएसपी में 2 गुना की कट ऑफ रह सकती है 113 से 118 के बीच में। देखो आप सोच रहे होंगे कि कहीं तो 130 बता रहे हैं, कोई 140 भी बता रहा है, कोई 125 भी बता रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में बैठता है तो वो 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, तो वो सोचता है कि मेरे ना 130 प्लस तो आ जाएंगे आराम से, ठीक है। उसको ऐसा ही लगता है कि 10 क्वेश्चन ही गलत होंगे और 130 तो आराम से आ जाएंगे। तो उनके द्वारा ये डाटा दे दिया गया, भाई मेरे तो 130 बैठ रहे हैं, तो इसकी कट ऑफ तो 130 से ऊपर ही जाएगी, ठीक है। फिर वो घर आएगा, घर आने के बाद रास्ते में उसको दो चार क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाएंगे, बस दोस्तों से बात करेगा तो फिर वो आ जाता है कि बोलता है कि यार 120 प्लस तो मेरे आराम से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि 120 कट ऑफ तो जाने वाली है। फिर वो घर पे जाएगा, घर पे जाने के बाद में फिर वो आंसर की मिलाएगा, आंसर की मिलाने के बाद उसके बिल्कुल डब्बा गोल हो जाता है और वो सोचता है कि 100 प्लस मार्क्स बैठ रहे हैं मेरे तो आंसर की से मिलाने के बाद में, ठीक है। इसके बाद में भी वो सोचता है कि 100 प्लस मार्क्स तो बैठ गए मेरे, लेकिन मेरे को लगता है कि 5 क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है, इनमें पता नहीं क्या आंसर होगा, तो ये बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। फिर क्या होता है कि 10 से 15 दिन निकलते हैं, फिर उसको बहुत सारे मतलब जितने भी संस्थान है, कोई से भी टीचर है, उनके द्वारा कट ऑफ बताई जाती है, उनसे फिर वो सबसे मिलाता है, सबकी कट ऑफ से मिलाता है और इन 5 क्वेश्चनों का सोल्यूशन भी निकाल लेता है कि अपने गलत है या सही है। फिर इस प्रकार उसके जो मार्क्स है वो घटते जाते हैं। तो शुरू में तो आपको कट ऑफ 130 से ज़्यादा भी बताई जा रही थी, 120 से ज़्यादा बताई जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की 2 गुना में, जनरल कैटेगरी की 2 गुना में, किसमें, नॉन टीएसपी में, नॉन टीएसपी में 113 से 118 के बीच में रहेगी। यानी कि अगर आपके 113 से 118 के बीच में नंबर बैठ रहे हैं मेल में, ठीक है, मेल में, तो आप सेफ स्कोर में हो एकदम जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। उसी प्रकार अपन ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 111 से लेकर के 116 तक जिसके मार्क्स है वो 2 गुना में सिलेक्शन के लिए एकदम एलिजिबल है, ठीक है। और महिलाओं की बात करें तो 102 से 107 है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस और लगभग एमबीसी की भी इतनी जाती है,
ईडब्ल्यूएस और एमबीसी इन दोनों के लिए कितनी हो जाएगी 107 से 112 मेल के लिए, ठीक है। और महिलाओं के लिए कितना हो जाएगा 97 से 102 हो जाएगी। उसी प्रकार एससी कैटेगरी की बात करें तो 101 से 106 के मध्य हो जाएगी और महिलाओं के लिए 93 से 98 हो जाएगी। इसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये 97 से 102 हो जाएगी और 88 से 93 हो जाएगी। अब देखो अब बची कौन सी, अब बची इनमें से सभी जो विडो महिलाएं होती है या फिर तलाकशुदा होती है, किसी भी प्रकार की जो महिलाएं होती है, उन सभी के अगर मैं डाटा की बात करूं तो वो सभी इस सभी कैटेगरी में से जितनी, जैसे कि मान लो कि ओबीसी के 111 से 116 आ रहे हैं और वो विडो महिला है तो उनके आप 10 से 15 नंबर कम कर लेना, ठीक है। तो जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं वो सभी अपने कट ऑफ में 10 से 15 नंबर कम कर लेना। किससे, जैसे ओबीसी की महिला है तो उससे 111 में से 100 लगभग 10 से 15 नंबर कम कर लेना, उससे आपकी कट ऑफ आ जाएगी। अब बात करें भाई साहब, ये तो समझ में आ गया कि 2 गुना कट ऑफ कितनी रहने वाली है, लेकिन सर ये तो बताओ कि फाइनल मेरिट कितनी जाएगी, यानी कि फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है, हमारा सिलेक्शन कितने नंबर पर पक्का 100% हो सकता है। 2 गुना में होने से कुछ नहीं होता है। फाइनल कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दो, आपको फाइनल कट ऑफ भी बता देता हूं, ठीक है। तो देखते हैं भाई साहब फाइनल कट ऑफ की, ये रही आपकी फाइनल कट ऑफ। इसका मतलब ये हो गया कि आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में सभी बच्चों में से 12,000 स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसमें से केवल और केवल 6,000 स्टूडेंट को चुना जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। ये भी किसकी है, नॉन टीएसपी की है, नॉन टीएसपी की है, ठीक है, नॉन टीएसपी की है। और सबसे पहले बात करें अपन जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की जो आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है वो रहेगी आपकी 116 से 121, यानी कि कुछ भी हो जाए आपकी जो नौकरी है वो 121 मार्क्स से ऊपर नहीं जाएगी, यानी कि किसी के अगर 121 मार्क्स तक बैठ रहे हैं तो वो फाइनल मेरिट तक जाएगा, यानी कि फाइनल मेरिट तक क्या उसका सिलेक्शन होके रहेगा, ठीक है। अगर अपन ऐसे बात करें तो, और अगर अपन ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो वो हो जाएगी 112 से 117, 1 गुना की कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो 112 से 117 हो जाएगी। उसी प्रकार एससी कैटेगरी हो जाएगी और एसटी कैटेगरी हो जाएगी, ये मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, इनकी बात हो गई, सॉरी इसकी देखो ये है और किसकी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है और ये एससी कैटेगरी की है और नीचे एसटी कैटेगरी की आ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपकी जो फाइनल मेरिट है, मैं तो आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि आपकी जो फाइनल मेरिट है उसमें जनरल कैटेगरी की 121 से ऊपर नहीं जाएगी और ओबीसी कैटेगरी की 117 से ऊपर नहीं जाएगी, 117 से ऊपर नहीं जाएगी। उसी प्रकार फीमेल का डाटा भी यहाँ पर दे रखा है। अब देखो, अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर कई बच्चे तो 130 से ऊपर बता रहे हैं, कमेंट जब अपन पढ़ते हैं दूसरे यूट्यूब चैनलों के तो उनके 130 मार्क्स से भी ऊपर जा रहे हैं, किसी किसी के तो 138 भी आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो आपको एक बार बता देता हूं मैं, जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट, आपको बहुत कम ऐसे मिलेंगे कि 150 अटेम्प्ट किए हो पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है। अब मान लो कि किसी ने मान लो 150 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए भाई साहब। अब उसके क्या होगा कि इसमें से अपने के हर स्टूडेंट के साथ ऐसे होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हलवा होता है, यानी कि मतलब बिल्कुल आसान थे लेकिन फिर भी अपने गलत हो जाते हैं और अपने को एग्जाम में पता चल जाता है कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने गलत कर दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आराम से अपने गलत हो जाते हैं, बहुत ईजी होते हुए भी। और इसमें से 10% मार्क्स, 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरे पेपर में ऐसे हार्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि बाई चांस 1% स्टूडेंट को ही आते हैं, ठीक है, 1% स्टूडेंट को आएंगे या फिर उनका तुक्का लग जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी जाने वाली नहीं है। अगर आप अपने, अगर विश्वास नहीं हो तो अगर कोई स्टूडेंट 130 प्लस पढ़ रहा है, बार बार यूट्यूब पर देख रहा है और उसके 138 भी नंबर मार्क्स बता रहे हैं कमेंटों में, तो वो एक बार अपने आसपास के क्षेत्रों में जाना, अपने दोस्तों को बोलना कि जितने भी आपके रेंज में स्टूडेंट है उनको एक बार पूछो, अगर किसी के 130 प्लस मार्क्स बैठ रहे हो, 138 मार्क्स बैठ रहे हो, तो आपको रेयर केस में बहुत कम ऐसा मिलेगा, आपके आसपास में तो कोई नहीं मिलेगा। और आप अगर और ज़्यादा क्षेत्र में देखोगे तो मुश्किल से आपको 6,000 स्टूडेंट में से लगभग 1% 2% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 130 से ज़्यादा, 138 से ज़्यादा मार्क्स बैठेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी जो कट ऑफ है, देखो कोई सा भी एग्जाम हो, आरएसएसबी बोर्ड का अब तक का ये ट्रेंड रहा है कि आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा कोई सा भी एग्जाम करवाया गया हो उसमें जो फाइनल कट ऑफ रहती है, फाइनल कट ऑफ रहती है आपकी लगभग 70% से 80% के बीच में। कितनी रहती है, 70% से 80% के बीच में रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। ध्यान रख लेना, 80% से ऊपर तो जाती नहीं है। कई कई एग्जाम तो ऐसी हुई है जिनकी फाइनल कट ऑफ है 60% के लगभग या फिर 65% के लगभग ही सिमट जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर अपन एवरेज भी लेके चले भाई, 75% भी अगर अपन देखें भाई, जैसे मान लो कि आपका 150 नंबर का था, ठीक है, 150 नंबर में से अगर अपन 75% यानी कि 3/4 भी निकाल के देखें तो कितना हो जाएगा भाई, 3/4 निकाल के देखो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे भाग लगाओगे आप, ये हो जाएगा 3 7 21 1 22 और ये 2 हो जाएगा, और इसमें आप मार्क्स निकालोगे तो ये हो जाएगा
ठीक है, 2 दूनी 4 ये लगभग, यानी कि ये बैठ रहा है आपका 70% मार्क्स पर। यानी कि अगर आप 150 का 70% भी निकालोगे तो आ जाएगा 112 नंबर के आसपास। यानी कि अगर आप खींच के भी चलोगे तो खींच के भी आपके 115, तो कितना बैठ रहा है, 115 से ऊपर कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, ये एवरेज बैठ रहा है कि 6 की 6 शिफ्टों में कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, 115 आपके मार्क्स बैठ रहे हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और आपको मैंने पूरा कुछ बता ही दिया कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने घट सकते हैं, 2 गुना कट ऑफ क्या रहेगी, कौन सी रहेगी, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी, किसकी नौकरी लगने वाली है, किसकी नहीं लगने वाली है, सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आप एक काम करो, आप सभी है ना, जिसके भी जितने भी नंबर आए हैं वो अपने शिफ्ट के साथ में, जैसे वो लिखेगा अपनी शिफ्ट के साथ में अपने मार्क्स बताएगा और अपनी कैटेगरी बताएगा। ठीक है, शिफ्ट, कैटेगरी और अपने मार्क्स बताएगा कमेंट के अंतर्गत। ठीक है, उससे ये हो जाएगा कि आपको आराम से पता चलेगा। और आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल मार्क्स बताने हैं सभी को। कमेंट में एक बार किसी को अगर डर लग रहा हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। अपनी शिफ्ट के साथ में कैटेगरी लिखते हुए अपने मार्क्स बता देना कि मेरे 5वीं शिफ्ट में 110 मार्क्स बैठ रहे हैं ओबीसी में, ऐसे बता देना। ठीक है, तो ऐसे आपको कमेंट करके बताना है कि किसके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेहनत बहुत लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और फालतू में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी पशु परिचर से रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल कर आएगी वो आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। अगर आपने अभी तक देखो करेक्शन वाला अगर नहीं किया तो करेक्शन वाला अपने फॉर्म को देख लेना, उसमें कुछ भी करेक्शन हो तो 15 तारीख से पहले पहले आप करेक्शन करवा सकते हो। अगर नौकरी लग जाए और बाद में आपको पता चले कि आपके तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर निकाल दिया तो कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। तो जो जिसका भी जो भी करेक्शन का हो तो आप करेक्शन करवा लेना टाइम से। 300 रुपये का शुल्क है, उसमें आपका करेक्शन हो जाएगा। और 15 तारीख से पहले पहले आपको देख लेना है। ठीक है, करेक्शन जो भी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। कोई भी पशु ब्रीजर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।